ज्योति सांगवान। आतंकी डॉक्टर कौन के मास्टर, ये लगातार सवाल उठ रहा है कि इस पूरी आतंकी साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन के। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। दिल्ली लाल किले धमाके को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एनआईए को मिली आमिर राशिद की रिमांड। अदालत ने आमिर को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी आमिर राशिद को अदालत में पेश किया गया था। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आमिर को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से सुनवाई के दौरान आमिर को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो एनआईए मामले की जांच कर रही है और एनआईए को मामले में 10 दिन का आमिर का रिमांड मिला है। इस दौरान गहनता से मामले में पूछताछ होगी। तो धमाके के बाद आमिर की पहली गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं। आमिर को रिमांड पर भेजा गया है। एनआईए के 10 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गुलशन, आमिर को रिमांड पर भेजा गया है। आमिर की पहली गिरफ्तारी इस मामले में हुई थी, क्या कुछ जानकारी अब तक? देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट में आज आमिर जो राशिद है उसको एनआईए ने पेश किया और एनआईए ने पेश करने के बाद एनआईए को 10 दिन का रिमांड मिला है। अब 10 दिन के रिमांड पर रहेगा आरोपी आमिर राशिद। और अब आमिर राशिद अली से पूछताछ की जाएगी कि जो I-20 गाड़ी का जो जिक्र हुआ है, जिसमें दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाद जिस गाड़ी से धमाका हुआ था, उसमें डॉक्टर उमर के साथ ये आरोपी जो है आमिर राशिद भी शामिल था, क्योंकि पूरे इस बम धमाके में इसका भी इसमें रोल था। और अब एनआईए इससे पूछताछ करेगी कि 10 दिन के रिमांड के दौरान कि क्या क्या इस दौरान इन्होंने पूरी साजिश रची थी, किस तरह से इस गाड़ी को खरीदा था और गाड़ी खरीदने के बाद ये किस तरह डॉक्टर उमर के संपर्क में आया। तमाम बातें हैं जो अब एनआईए पूछताछ करेगी। हालांकि पहली गिरफ्तारी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से I-20 गाड़ी पहले गुड़गांव के नंबर से जो रजिस्टर्ड थी, जिसमें सलमान के नाम पहले बताया गया था, फिर वो शांति नगर इलाके के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी बताई गई थी। और जब वो स्पीनी कंपनी को सलमान ने बेची थी, तो उसके बाद इन्होंने कैसे खरीदा, ये तमाम कड़ियां जो है एक के बाद एक जुड़ी और उसके बाद ये साफ तौर से सामने आया है। अब आरोपी जिस तरीके से आमिर राशिद अली को अब एनआईए के 10 दिन के रिमांड पर लिया गया है, तो अहम जो पूछताछ है वो एनआईए करने वाली है। हालांकि इस मामले में लगातार जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में भी एनआईए इस आरोपी आमिर राशिद अली को लेकर के पहुंची थी। वहां पर काफी सबूत जो है एनआईए ने जुटाए हैं, क्योंकि लगातार चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे एनआईए हो, दिल्ली की क्राइम ब्रांच हो, दिल्ली स्पेशल टीम हो, हरियाणा एसटीएफ हो, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच हो, यूपी एटीएस हो, ये तमाम टीमें इस समय एकजुट होकर इस पूरे अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले को लेकर हो, या फिर दिल्ली बम धमाके से जुड़े मामले को लेकर हो, या फिर जहां से विस्फोटक सामग्री लगभग 2900 किलो से ज्यादा पकड़ी गई थी, उस मामले से जुड़े हो। अब तक कई लोगों को डिटेन किया है और इसमें लगभग जो बताया जा रहा है कि अब तक 50 डॉक्टर और इसमें स्टूडेंट भी शामिल है। हालांकि कई डॉक्टरों को इस दौरान डिटेन भी किया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, चाहे डॉक्टर साइन साजिद हो, या अभी डॉक्टर राशिद, वो भी अभी हालांकि फरार है। अब आमिर राशिद को जो है गिरफ्तार किया। ये तमाम अपडेट्स हैं लगातार, चाहे खाद बीज भंडार को लेकर हो, खाद बीज भंडार जिससे ये तमाम खाद खरीदा गया था, उनको भी डिटेन किया गया। एक जो इश्तियाक है मौलवी, उसको भी अभी एनआईए उससे भी पूछताछ कर रही है। तो इसमें लगातार जो अपडेट है अब वो सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात आज ये भी जानकारी मिल रही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर प्रशासन का भी आज बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि लगातार जो पैमाइश की गई थी, पैमाइश के बाद ये सामने आया था कि अतिक्रमण काफी संख्या में इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। तो इसलिए आज यहाँ बुलडोजर भी चल सकता है। लेकिन आज गुलशन, इससे पहले क्योंकि हम पूरे ही मामले को लेकर विस्तार से बात कर रहे हैं, आमिर को लेकर आपने जानकारी दी। एनआईए को 10 दिन का आमिर का रिमांड मिला है और ये 10 दिन बेहद खास होने वाले हैं, इस जांच को नई दिशा दे सकते हैं गुलशन, क्योंकि I-20 वो गाड़ी जिसकी कई बार खरीद बिक्री हुई, लेकिन वर्तमान में आमिर के नाम पर बताई गई। उमर को वो गाड़ी दिए जाना हो या मोबाइल फोन उपलब्ध कराना हो, तो एक बहुत बड़ी कड़ी इस ब्लास्ट मामले में हो सकते हैं 10 दिन की पूछताछ के।
बिल्कुल ज्योति, आपने ठीक कहा कि 10 दिन का रिमांड एक काफी लंबा रिमांड होता है और अब आमिर राशिद अली एनआईए के रडार पर है और जब एक एक दिन उससे बैठ करके पूछताछ होगी, क्योंकि डॉक्टर उमर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा है, क्योंकि उसने जिस तरीके से काफी लोगों की जान के बाद अपना भी सुसाइड जो है उस ब्लास्ट में किया है। लेकिन अब जो असली जानकारी डॉक्टर उमर की जो है वो इसी आमिर राशिद से ही मिल पाएगी, इसलिए एनआईए ने 10 दिन का रिमांड लिया है। ये तमाम उमर से जो भी बातचीत इसकी हुई होगी और इस ब्लास्ट से जुड़े हुए कई जो मामले हैं इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, आपस में इन्होंने कैसे ये साजिश रची है, पूरी कितने दिन से पूरा खेल रच रहा था, क्या जो विस्फोटक सामग्री जो पकड़ी गई है उसमें इसका कितना रोल है, ये उस मामले में कितना संलिप्त था, क्या इसको ये सारी जानकारी थी कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एक बड़ा धमाका करने की जो इन्होंने साजिश रची थी, चाहे वो मस्जिद चाहे वो मंदिर में हो या भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हो, इन्होंने जो साजिश रची और जो फोन है, आपने बिल्कुल फोन ठीक कहा कि एक फोन एक अहम कड़ी हो सकता है। जो इस समय आरोपी जो आमिर रशीद का जो फोन है वो भी इस समय एनआईए के पास है और इस फोन के जरिए काफी खुलासे जो है हो सकते हैं। इस फोन के जरिए ये भी पता चल सकता है कि जो डॉक्टर उमर है या डॉक्टर मुजम्मिल है या डॉक्टर साइन साजिद है, इनके साथ कब से इस पूरे मामले में वार्तालाप हो रही थी। और I-20 गाड़ी एक अहम कड़ी है, क्योंकि जो जिस तरह से बिल्कुल घोषणा बनी रहेगा, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताइए, एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही अल-फलाह पर बड़ा एक्शन हो सकता है। जी हाँ, इससे पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, बुलडोजर चलाया जा सकता है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हो सकती है। यूनिवर्सिटी पर अतिक्रमण किए जाने के भी आरोप लगे हैं। राजस्व विभाग की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज की जांच की गई और 3 दिन पहले की जमीन की पैमाइश जो की गई थी उसके बाद भी खबर सामने आई है कि प्रशासन का पीला पंजा चल सकता है, क्योंकि राजस्व विभाग की ओर से मामले की तफ्तीश की गई थी जिसमें अतिक्रमण किए जाने के आरोप यूनिवर्सिटी पर हैं, प्रबंधन पर हैं। तो बड़ा एक्शन हो सकता है, बुलडोजर चल सकता है। जितना अवैध निर्माण है या जो कब्जा किया गया है वो निर्माण गिराया जा सकता है। चलिए, फरीदाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे आपको फरीदाबाद लिए चलते हैं। देवेंद्र, जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, कार धमाका हुआ है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी जो कि देश भर की नजरों में लगातार बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है, अब बड़ी खबर ये कि बुलडोजर चल सकता है क्योंकि अतिक्रमण किया गया था। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद में ही जो जांच एजेंसियां हैं उनकी नज़र इस पर थी और 1 दर्जन के आसपास जो जांच एजेंसियां वो जांच कर रही हैं, लेकिन अब हरियाणा सरकार भी एक्शन में है और हरियाणा के विभागों की भी नज़र अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर है। ऐसे में एक तरफ जहां पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी टीम ने जाँच की है, वहाँ चूँकि केमिकल वेस्ट निकलता है तो उसको लेकर जाँच की गई है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि राजस्व विभाग की तरफ से 3 दिन पहले सर्वे कराया गया है, एरियल सर्वे भी कराया गया है और फिजिकली भी वहां मापतोल की गई है और बाकायदा जो बिल्डिंग प्लान के पेपर हैं वो भी उच्च अधिकारियों को सौंपे गए हैं और उसमें जो ढूंढा जा रहा है वो 1997 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डाली थी तो उस वक्त का जो बिल्डिंग प्लान था, क्या उसके अकॉर्डिंग उस बिल्डिंगों को बनाया गया है या नहीं बनाया गया। अगर पूरे यूनिवर्सिटी की बात करें तो 70 एकड़ का क्षेत्रफल इसका है, लेकिन 20 एकड़ में बिल्डिंग बनाई गई है जिसमें से 1-2 एकड़ का पार्क भी है। तो अब उसकी नापतोल 3 दिन पहले की गई थी, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट की गई है सरकार के पास में। अब आगे बताया जा रहा है कि कई जगह खामियां बिल्डिंग निर्माण में पाई गई हैं, यानी कि नक्शा के अकॉर्डिंग वो बिल्डिंग नहीं बनी है। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चल सकता है। एक बड़ी कार्रवाई हरियाणा सरकार की तरफ से की जा सकती है और तमाम दस्तावेजों को जिस तरह से खंगाला जा रहा है, जो एनओसी हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई थी, अब एनओसी की भी जांच की जा रही है। क्या अगर वो जो एनओसी दी गई है क्या गलत तरीके से उसका अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है उसका प्रयोग किया गया हो, तो ये तमाम ऐसी जांच हैं जो हरियाणा सरकार भी अब कर रही है। एक तरफ जहां आतंकियों से संबंध रखने वाले जो और स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं या वहां की फैकल्टी है और मेंबर है, तो उनसे जांच हो रही है। तो ऐसे में अब हरियाणा सरकार की तरफ से अब बिल्डिंग पर भी टेढ़ी नजर है और चूंकि अगर नियमों की उल्लंघना वहां की गई है तो अब कड़ी सख्त कार्रवाई बुलडोजर के तौर पर आगे आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। जी देवेंद्र, एनओसी की बात हो या फिर जमीन कब्जाने की, अवैध अतिक्रमण करने की बात हो, इन तमाम बातों में अगर सच्चाई पाई जाती है तो हम मानकर चलें कि स्टार्टिंग से यूनिवर्सिटी में गड़बड़ झाला चल रहा था।
निश्चित तौर से देखिए, क्योंकि गड़बड़ झाला की चूंकि इसके जो ट्रस्टी हैं उन पर पहले भी आरोप चिटफंड घोटाले के लग चुके हैं। ऐसे में जो जवाद अहमद सिद्दीकी है, मध्य प्रदेश के महू का रहने वाला है और अपने परिवार के 4 लोगों के साथ में 1995 में एक ट्रस्ट का गठन किया गया था और उस ट्रस्ट के आधार पर ही यहाँ जमीन ली गई और 1997 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया। 2014 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा, हरियाणा सरकार की तरफ से प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और 2019 में यहाँ मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई। और एक ट्रस्टी जो महिला ट्रस्टी है वो यूएई में रहती है। यानी कि जो आतंक के लिए जो फंडिंग की जो बात सामने आ रही थी कि दूसरे देशों से भी फंडिंग हो रही है, तो अब इस बात को लेकर जांच एजेंसी जुटी हुई है कि जो एक ट्रस्टी यूएई में जो महिला है वो रह रही है, क्या वहां से फंडिंग की जा रही थी टेरर को बढ़ावा देने के लिए। चूंकि तमाम डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिद, डॉक्टर निसार और डॉक्टर जो उमर जो मारा गया है, ये तमाम जो डॉक्टर हैं इसी में काम कर रहे थे। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वो उनकी गिरफ्तारी हुई है। और डॉक्टर मुजम्मिल जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वहाँ मस्जिद का निर्माण कराया गया था, उस मस्जिद का जो मौलवी है मोहम्मद इश्तियाक, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मोहम्मद इश्तियाक इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि मुजम्मिल उससे लगातार मिलता रहा था और मिलने के बाद में, मुलाकात बढ़ाने के बाद में उसका मकान उसने किराए पर लिया था 2 महीने पहले और जिसमें 2563 किलो अमोनियम नाइट्रेट पाई गई थी। तो मोहम्मद इश्तियाक भी एक बड़ा वो है, उसमें शामिल है इस आतंकी घटना में। तो उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि उसकी पत्नी हसीना की तरफ से ये कहा गया था कि मुलाकात होती थी, किराया उसने दिया नहीं था, 2 महीने पहले लिया था और उन्हें नहीं पता कि उसमें कमरे में क्या रखा था। लेकिन इतने बड़े मात्रा में अगर अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया गया और उस कमरे में वो 2563 किलो रखा गया, तो ऐसा नहीं संभव नहीं है कि मोहम्मद इश्तियाक को इस बात का पता नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसी कड़ियों को जोड़ने की जांच एजेंसियों की तरफ से कोशिश की जा रही है और इसके साथ साथ में हरियाणा सरकार भी अब अपनी तरफ से जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। कुछ और अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देते हैं। अल-फलाह से जुड़ेगी फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार एक्शन का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को दिल्ली पुलिस का समन, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने 2 समन भेजे हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज की गई थी। तो 2 एफआईआर दर्ज की थी, 2 समन भेजे गए हैं, यूनिवर्सिटी चेयरमैन को भेजे गए हैं। तो देखिए, अल-फलाह का प्रबंधन हालांकि पहले दिन से सफाई कह दीजिए, अपना पक्ष रखना कह दीजिए कि हमारा इस पूरे ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था, हम जांच में सहयोग करेंगे। और यूनिवर्सिटी की किसी भी तरह की संलिप्तता को लेकर इनकार किया गया, खारिज किया गया। लेकिन एनआईए मामले की जांच कर रही है और ब्लास्ट के तार हर एंगल से इस कैंपस से, इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ जारी है। अवैध अतिक्रमण भी गिराए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। चेयरमैन को क्राइम ब्रांच दिल्ली की ओर से समन भेजा गया है, पूछताछ में शामिल किया जाएगा। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। अल-फलाह से जुड़ी जानकारी आपको दी गई है, जहां क्राइम ब्रांच दिल्ली की ओर से समन भेजा गया है। देवेंद्र हमारे साथ हैं, साथ ही गुलशन भी लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र, आपके पास आते हुए, लगातार यूनिवर्सिटी की ओर से शुरुआत की हम बात करें, इनकार किया गया कि हमारा इस धमाके से, इस साजिश से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे जांच की परतें खुल रही हैं, तमाम तरह के कनेक्शन अलग अलग एंगल से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से समन भी भेजा गया है मामले में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी कर ये कहा गया था कि उसका आतंकियों से कोई संबंध नहीं है और उनका पक्ष जब सामने आया था, लेकिन इस बात को ऐसे नहीं माना जा सकता, देखा नहीं जा सकता, क्योंकि जब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन साहिद और डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसार जो अभी भी फरार है, जिसको जांच एजेंसी तलाश कर रही है, ये पहले कहीं दूसरी जगह काम किया करते थे। जिस तरह से डॉक्टर शाहीन साहिद है 2021 में वो कानपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उसके बाद में वहां से उसको निष्कासित किया गया था, हटाया गया था और 2 साल वो यूएई में रहकर आई और उसके बाद में उसको ज्वाइनिंग यहाँ कराया गया अल-फलाह में। इसी तरह से जो डॉक्टर उमर जो मारा जा चुका है, वो उस पर श्रीनगर के एक अस्पताल में किसी के मौत का जिम्मेदार बताते हुए उसको वहां से हटाया गया था, उसकी ज्वाइनिंग अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दी गई। इसके साथ साथ में जो डॉक्टर निसार है उसको भी सस्पेंड किया गया था जम्मू कश्मीर में एक हॉस्पिटल से, उसकी ज्वाइनिंग इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में की गई। तो ये कह देना कि उसका कोई लेना देना नहीं है, प्रशासन का अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में जांच एजेंसियों को ये बात हजम
नहीं हो रही है, चूंकि जब ज्वाइनिंग कराई गई थी और उनके साथ में पहले से ही विवाद जुड़े हुए थे, तो आखिर बैकग्राउंड उनका क्यों नहीं चेक किया गया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि जहां भी जब कोई ज्वाइनिंग होती है, चाहे प्राइवेट या सरकारी, तो उसका पीछे का सारा रिकॉर्ड देखा जाता है कि कहां कहां उसने काम किया, कितना अनुभव है, कहां का रहने वाला है और वजह क्या रही वहां से निकालने की। तो इन चीजों पर अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है, इसीलिए जांच एजेंसियों की टेढ़ी नजर इस बात को लेकर। और दिल्ली पुलिस ने जो 2 FIR दर्ज की, चूंकि नेक की तरफ से इसको A ग्रेड, जो CGP है वो A ग्रेड की 2012 में दी गई थी और 2018 में वो ग्रेडिंग खत्म हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग अभी भी किया जा रहा था। इसको लेकर 7 दिन का सो कॉल्ड नोटिस नेक की तरफ से दिया गया और बाकायदा उसमें लिखा गया था कि अगर आपने आगे अपील नहीं की, आपने दोबारा से ग्रेडिंग के लिए अपील नहीं की है, तो इसका मतलब माना जाए कि क्यों ना आपकी यहां से मान्यता रद्द कराई जाए। यहां तक कड़े शब्दों में नेक की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, बाकायदा उसमें लिखा गया था कि क्यों ना UGC को भेजकर आपकी एफिलिएशन कैंसिल करा दी जाए। इसके साथ हरियाणा सरकार को भी इसमें शामिल किया गया था कि जो आपको NOC दी गई हैं, क्यों ना उन्हें कैंसिल करा दी जाए। तो ये दिल्ली पुलिस ने जो FIR जो दर्ज की थी, वो नेक और UGC के नोटिस के बाद में FIR दर्ज की गई है और उसी में अब जांच, इस बात को जांच में शामिल किया जा रहा है कि जो नेक ने नोटिस भेजा है या UGC की तरफ से जो नोटिस दिया गया, अब पुलिस उस पर FIR दर्ज कर सम्मन भेजे गए हैं और सम्मन के बाद में इनसे जवाब मांगा जाएगा, तमाम चीजों की पूछताछ होगी। ग्रेडिंग की बात है, अगर लोगो यूज किया जा रहा था, अपने आप को A ग्रेड की यूनिवर्सिटी बताया जा रहा था, जबकि वो दर्जा पहले ही खत्म हो चुका था 2018 में। तो ये तमाम बड़े सवाल अब यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और अलग अलग एंगल से अब इस पर जांच भी की जा रही है। जी बिल्कुल। गुलशन, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, आप भी जानकारी दे रहे थे कि बुलडोजर भी चल सकता है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर। अब चेयरमैन के खिलाफ, चेयरमैन को दरअसल समन भेजा गया है, 2 FIR भी दर्ज हुई हैं। तो एक तरफ दूसरे आरोपियों की जो गिरफ्तारी है, वहां से जो सच सामने आएगा, खुलासा होगा, दूसरा इस कैंपस से भी बड़े राज सामने आने की उम्मीद है। जिस तरह की जांच चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, कि कैंपस से भी बड़े खुलासे संभव हैं इन्वेस्टिगेशन में। देखिए, बिल्कुल कैंपस से बड़े खुलासे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो तमाम टीमें हैं वो इस समय अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही लगातार जांच कर रही हैं। तमाम स्टूडेंट से भी पूछताछ हो रही है, कर्मचारियों से भी हो रही है और डॉक्टर से भी हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 4 डॉक्टर पुलिस ने अब तक इसमें हिरासत में लिए हैं। डॉक्टर आदिल है, डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर साइन साजिद है और इसके अलावा जो है एक डॉक्टर और इसमें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इनसे भी काफी तरह की जो है अलग अलग तरह की पूछताछ जो है अलग अलग की गई है। अब इसमें डॉक्टर साइन साजिद और डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों से लगातार इससे पहले तो अलग अलग पूछताछ हुई है, अब एक साथ बैठा करके पूछताछ होगी, क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल ने NIA को बताया है या डॉक्टर साइन साजिद ने NIA को बताया है, अब जब दोनों एक साथ बैठेंगे तो जो क्वेश्चन उनसे अलग अलग पूछे गए थे, अब एक साथ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उन सवालों का जवाब जो है वो पहले अलग अलग दिया गया था, वो क्या था, और जब एक साथ बैठा करके होगा तो उसमें भी जरूर फर्क आएगा। क्योंकि जब भी पुलिस की कोई जांच होती है, उसमें शुरुआती दौर में अलग अलग पूछताछ होती है, फिर उसके बाद आरोपियों को एक साथ बैठाया जाता है और उसके बाद पूछताछ होती है। तो अभी और कई अहम खुलासे जो है इसमें होने हैं। जैसा आपने भी कहा कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है जावेद अहमद सिद्दीकी, अब उनको भी दिल्ली पुलिस ने जो समन भेजा है, उसमें जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले जो 2 दर्ज किए गए हैं, अब उस मामले में समन भेजा है। क्योंकि ये केस बेशक चाहे पुराना हो, लेकिन अब एक एक तमाम जो परतें हैं वो लगातार खुलेंगी और खुलने के बाद तमाम एजेंसियां उन सभी मामलों में अब दोबारा से जांच करेगी। जैसे हमारे सहयोगी जो कि फरीदाबाद से भी बता रहे थे कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो तैयार किया गया, जब पैमाइश हुई तो पैमाइश के बाद क्या उसी रूल्स के तहत ये बनाए गए कमरे नहीं बनाए गए, या इसमें भी उन्होंने जो है यहाँ पर अवैध निर्माण किया है। ये तमाम तरह के खुलासे हैं, लेकिन लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रोजाना जो अपडेट है वो आ रही है। आज हरियाणा की जो आतंकी डॉक्टर्स के लिए इतना सेफ हो गया अल-फलाह का कैंपस, अल-फलाह यूनिवर्सिटी इतनी सेफ कैसे हो गई? क्या वाकई प्रबंधन को कोई खबर या भनक नहीं लगी? बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे जिनके जवाब आने जांच के जरिए। बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया गुलशन, आपका भी। तमाम जानकारी आपकी ओर से दी गई। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को बड़ा इनपुट मिला है। तो लगातार लीड मिल रही है जांच एजेंसियों को शाकिन उर्फ मैडम सर्जन कोडवर्ड का इस्तेमाल करके। चाइन को 2 नंबर से निर्देश वाले मैसेज आते हैं।
तो आप जानते हैं शाहीन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। फोन में मेडिमैक्स और मेडिजेड के नाम से नंबर थे। विस्फोटक के लिए मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो कोडवर्ड से जिनमें बात होती थी, इस तरह के मैसेज सामने आते थे, वो हम आपको बता रहे हैं। 2 अलग अलग नंबर से निर्देशित किया जाता था, इंस्ट्रक्शन मिलते थे। मैडम सर्जन कोडवर्ड का इस्तेमाल होता था। 2 नंबर से निर्देश दिए जाने वाले मैसेजेस आते थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विस्फोटक के लिए मेडिसिन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो देखिए, डॉक्टर जिन्हें जीवन की रक्षा करने वाले या भगवान के दूसरे रूप के तौर पर देखा जाता है,